अब कंपनीज एक्ट तो हो गया, तो मेरे को पता था रिक्वेस्ट तो आनी ही है, तो अब शुरू करते हैं सर पार्टनरशिप का कैसे करेंगे। तो सर पार्टनरशिप की बात आती है तो सबसे पहले सर पार्टनरशिप वाले एक्ट में यूनिट नंबर 1 आता है, जो आपको बताता है कि सर पार्टनरशिप के लिए जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो हैं सर कि 2 लोग होने चाहिए, एक अग्रीमेंट होना चाहिए, उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए, साथ में एक बिजनेस होना चाहिए और म्यूचुअल एजेंसी विच इज़ नोन एज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। अब अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, तो आंसर आता है मैप। एम उनके बीच में म्यूचुअल एजेंसी, ए एक अग्रीमेंट और पी उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनरशिप का प्राइमा फेसी एविडेंस है, वो एसेंशियल है प्रॉफिट शेयरिंग, लेकिन कंक्लूसिव नहीं है। जस्ट बिकॉज अगर कुछ लोग साथ में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं इसका मतलब वो पार्टनर नहीं है। जिसमें वो लोग 4 चीज़ों का एग्जाम्पल देते हैं। अगर कोई लेंडर है, ठीक है, जो आपके साथ प्रॉफिट शेयर कर रहा है क्योंकि आपने उससे लोन लिया है, कोई विडो है, कोई मर गया पार्टनर, उसकी विडो को आप प्रॉफिट का हिस्सा दे रहे हो या लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, तो वो भी पार्टनर नहीं बनेगा। साथ में अगर कोई सेलर ऑफ गुडविल है जो अपना बिजनेस छोड़ के आपको बेच के जा रहा है, वो भी नहीं आएगा। साथ ही साथ अगर आपने कोई सर्वेंट या मेड हायर किया है तो वो भी इसमें कवर्ड नहीं होगा, भले ही आप अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा उनको दे रहे हो। साथ ही साथ अगर पार्टनरशिप इज ऑलवेज क्रिएटेड बाय अग्रीमेंट, इट इज़ नॉट क्रिएटेड बाय स्टेटस। जैसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो होता है वो स्टेटस से बनता है, अग्रीमेंट से नहीं बनता। उसके बाद लास्ट में आता है सर आपका ये हुआ, फिर आता है सर म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी में 3 वर्ड याद करिएगा, कंक्लूसिव एविडेंस है, कार्डिनल प्रिंसिपल है, इट इज़ अ प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। मतलब जो भी पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में जो भी काम करता है उसके लिए बाकी सारे पार्टनर इक्वल ही रिस्पॉन्सिबल हैं। ऑल ऑफ देम आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटीज़ ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। फिर यूनिट नंबर 1 में आपको डिफरेंस बिटवीन दिए हुए हैं, बट क्योंकि उसका एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है डिफरेंस बिटवीन का, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट एज ऑफ नाउ। बात आती है टाइप्स ऑफ पार्टनर में, तो उसमें एक्टिव पार्टनर आता है। एक्टिव पार्टनर के साथ एक सेक्शन नंबर 24 भी जुड़ा हुआ है कि अगर एक पार्टनर एक्टिव पार्टनर है और अगर उसको कोई नोटिस दी गई है तो नोटिस टू एन एक्टिव पार्टनर इज़ अ नोटिस टू द इंटायर पार्टनरशिप फर्म। लेकिन अगर वो एक्टिव पार्टनर किसी गलत तरह के फ्रॉड को अबेट कर रहा है, अलाउ कर रहा है या फ्रॉड में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो फिर उस केस में वो पार्टनर अपने लिए नोटिस टू हिम विल नॉट बी नोटिस टू द इंटायर पार्टनरशिप फर्म, उसका वो हक छीन जाता है। उसके बाद आता है स्लीपिंग पार्टनर। सर स्लीपिंग पार्टनर या डोरमेंट पार्टनर वो पार्टनर है जो थर्ड पार्टी को रिस्पॉन्सिबल है, प्रॉफिट लॉस सब शेयर करता है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करता, ही इज लायबल टू द थर्ड पार्टी। फिर आता है सर नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर वो आदमी है जिसने पार्टनरशिप फर्म को अपना नाम दिया है, एसेट और लाइबिलिटी कुछ नहीं दिया, प्रॉफिट नहीं शेयर कर रहा, लॉस नहीं शेयर कर रहा, लेकिन थर्ड पार्टी को लायबल होता है वो आउटसाइडर्स को, ठीक है, क्योंकि उसका नाम है ना पार्टनरशिप फर्म में, इसलिए। फिर आता है पार्टनर बाय एस्टॉपल। सर एस्टॉपल मतलब वो एक्चुअली में वो आदमी पार्टनर नहीं है, वो ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो पार्टनर है, जो कि गलत रिप्रेजेंटेशन है। इसीलिए कोई भी आदमी जो इस इंप्रेशन में कि ये आदमी पार्टनर है, पार्टनरशिप फर्म में पैसा लगाता है, वो आदमी इसके ऊपर केस कर सकता है और अपना हिस्सा रिकवर कर सकता है इस आदमी से। ये था भैया यूनिट 1 का कार्यक्रम। यूनिट 1 में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। तो सर जो पार्टनरशिप के टाइप होते हैं उसमें सर एक पार्टनरशिप का टाइप होता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, तो दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। जब हम बात करते हैं पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, तो उसमें आता है, एक आता है पार्टनरशिप एट विल। और पार्टनरशिप एट विल का मतलब पार्टनरशिप तब तक चलेगी जब तक हमारे मन में है, तो जब तक हमारे मन में है तब तक हम लोग पार्टनरशिप कंटिन्यू करेंगे। जब हमारा मन खत्म हो जाएगा कोई भी एक नोटिस देके फर्म को डिसॉल्व कर सकता है। लेकिन फिक्स पीरियड पार्टनरशिप को पीरियड के पहले खत्म करने के लिए आपको कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर की ज़रूरत होती है। जब तक सारे पार्टनर का कंसेंट नहीं मिल जाता आप पार्टनरशिप फर्म को बंद नहीं कर सकते, ठीक है। स्पेशल पर्पस पार्टनरशिप में अगर एक पर्पस के लिए बनी है तो उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी, बाकी सारे पर्पसेस के लिए लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी। जनरल पर्पस में हर एक चीज़ के लिए पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, क्योंकि वो जनरल बेसिस पर आए हैं, ठीक है, उनका बेसिस है बस पैसा करके पैसा कमाना, ठीक है। तो वहाँ पर वो कोई पर्टिकुलर बिजनेस के लिए लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होगी, सारे बिजनेसेस जो वो पार्टनरशिप करेगी सबके लिए लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी। जब यूनिट 2 में जाते हैं तो सबसे पहले आता है सेक्शन 9 जो जनरल ड्यूटीज़ बताता है कि पार्टनर्स को काम करना है अटमोस्ट गुड फेथ में फॉर द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखना है। सिमिलरली अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स देना है जिससे वो अपना शेयर इन प्रॉफिट निकाल सके। सेक्शन 10 आता है कि अगर किसी पार्टनर ने कोई फ्रॉड किया है, बाहर वाल के बाकी पार्टनर मतलब बाहर किया है फ्रॉड, तो फर्म तो पहले बाहर वालों को रायबल होगा ही अंडर सेक्शन 6, लेकिन जो इंडिविजुअल्स हैं,
ठीक है, वो सेक्शन 10 में फ्रॉड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन रिस्पॉन्सिबल होंगे? इंडिविजुअल पार्टनर्स, मतलब जिसने फ्रॉड किया है वो बाकी पार्टनर्स को कंपेंसेट करेगा अंदर ही अंदर। फिर आता है सेक्शन नंबर 11। 11 के दो पार्ट हैं, 11A 11B। तो 11A बोलता है कि पार्टनर्स के राइट एंड ड्यूटीज़ वो होंगे जो अग्रीमेंट में लिखा है। 11 का बी बोलता है पार्टनरशिप फर्म में रह के आप कोई भी दूसरा बिजनेस नहीं कर सकते। 16 का बी इसका एक्सेप्शन है जो बोलता है आप कर सकते हो दूसरा बिजनेस, लेकिन उस बिजनेस से जो आपका प्रॉफिट होगा वो भी आपको हमको अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। मतलब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के साथ आपको उस बिजनेस को शेयर करना, मतलब उस बिजनेस के प्रॉफिट शेयर करना ज़रूरी है। जो सेक्शन 27 है कॉन्ट्रैक्ट का, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, वो यहाँ पर अप्लाई बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, इट डज नॉट अप्लाई हियर। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 12, कंडक्ट ऑफ बिजनेस। वैसे तो सेक्शन नंबर 12 और 9 सेम ही है। 12 में एक पॉइंट अलग है कि जब भी बिजनेस में कोई इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजन लेना होता है, ठीक है, तो हम लोग उस केस में पकड़ते हैं इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजन के लिए कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, और अगर कोई नॉर्मल बिजनेस डिसीजन लेना है तो मेजॉरिटी को प्रेफर करते हैं हम लोग। इसके बाद आता है सेक्शन 13 कि अगर पार्टनर्स के बीच में कोई अग्रीमेंट नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली बटेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, आपको अगर सैलरी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर सैलरी में पार्टनर्स बहुत लंबे समय से सैलरी ड्रॉ कर रहे थे, एक नया पार्टनर आया तो उसको भी मिलेगी, क्योंकि कस्टम है सैलरी का, वरना नहीं मिलेगी। पार्टनर ने अगर कोई पार्टनरशिप फर्म के लिए इमरजेंसी में खर्चा किया है तो वो फर्म को उसको कंपेंसेट करना होगा, लोन पर 6% इंटरेस्ट मिलेगा। साथ ही साथ अगर कोई पार्टनर की नेग्लिजेंस की वजह से फर्म को कोई नुकसान हुआ है तो उसके लिए वो पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होगा। उसके बाद सेक्शन 14 आता है कि सर पार्टनरशिप फर्म के पैसे से खरीदा हुआ हर टैंजिबल और इनटैंजिबल एसेट फर्म की प्रॉपर्टी है। 15 आता है कि फर्म को अपनी प्रॉपर्टी सिर्फ अपने बिजनेस के कंडक्ट के लिए ही यूज़ करनी चाहिए और किसी चीज़ के लिए नहीं। ठीक है, वो फर्म की प्रॉपर्टी है, फर्म के बिजनेस के लिए ही इस्तेमाल होगी और किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं की जाएगी। ओके, इसके बाद आता है सर सेक्शन नंबर 16 का ए कि आप बिजनेस में रह के बिजनेस के कनेक्शन को यूज़, नट केस है 16A, अगर बिजनेस के नाम को यूज़ करके या उसकी प्रॉपर्टी को यूज़ करके या बिजनेस के ट्रांजैक्शन में या कनेक्शन बिजनेस का यूज़ करके अगर आपने किसी भी तरीके का मैं बता रहा हूँ, अगर आपने किसी भी तरीके का ये गलत हरकत की है, ठीक है, किसी भी तरीके की अगर आपने की है तो उससे जो आपने प्रॉफिट बनाया वो आपको बाकी पार्टनर्स को भी ला के देना पड़ेगा। ओके, तो 16 हुआ। उसके बाद आया 17 फालतू सेक्शन है, ठीक है, उसमें उतना ध्यान देने की दरकार नहीं, फालतू सेक्शन है वो। 18 में चलते हैं। 18 और 25 को साथ में समझते हैं क्योंकि इसका क्वेश्चन भी वैसे ही आया। 18 में बोलते हैं कि हर पार्टनर पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस के लिए एक दूसरे पार्टनर का एजेंट है, ये 18 बोलता है। 25 बोलता है कि एवरी पार्टनर इज जॉइंटली एंड सिवियरली लायबल फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म। मतलब अगर फर्म के लिए कोई काम किया गया है, ठीक है, तो आप तो बाकी पार्टनर्स के एजेंट हो, तो 25 के तहत आप लोग सारे के सारे जो पार्टनरशिप फर्म के एजेंट हो, आप लोग सब के सब जॉइंटली या सिवियरली लायबल हो। मतलब आप में से किसी एक का भी लाइबिलिटी लेके, ठीक है, आपके किसी एक को भी पकड़ के पूरा लाइबिलिटी रिकवर कर सकते हैं। और 26 यही बोलता है कि ये तभी पॉसिबल है अगर पार्टनरशिप फर्म में रह के कोई बिजनेस की अथॉरिटी में रह के काम किया गया है। अगर कोई पार्टनर अपनी अथॉरिटी के बाहर जाके एक्टिविटी करता है तो उसके लिए बाकी पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। उसके बाद 19 और 22 साथ में करते हैं। एम्प्लॉयड अथॉरिटी, कोई भी चीज़ पार्टनर की एम्प्लॉयड अथॉरिटी में तब आएगी जब वो कन है, कॉमन बिजनेस ट्रांजैक्शन है, यूजुअल मैनर में किया गया है एंड इन द नेम ऑफ द फर्म किया है। कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जो एम्प्लॉयड अथॉरिटी के बाहर हैं, जैसे आईपीएल वर्ल्ड कप फाइनल इज प्लेड बिटवीन दिल्ली एंड बैंगलोर, जैसे इनमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदना बेचना, दोनों बाहर है। साथ ही साथ पार्टनरशिप फर्म को कोई दूसरे पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर बनाना, केस में जाके लाइबिलिटी एडमिट करना, केस में जाके विड्रॉ कर देना, केस में जाके कॉम्प्रोमाइज़ कर देना। पार्टनरशिप फर्म के नाम पर किसी बाहर वाले के साथ आर्बिट्रेशन, बाहर वाले पर आप केस कर दे रहे हो, फर्म के बिहाफ पर नहीं कर सकते, पूरे फर्म से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही कर सकते हो। अकेले हीरो नहीं बनना। और फर्म का बैंक अकाउंट आपने अपने नाम पर खुलवाया। उसके बाद आता है सर सेक्शन 20, किसी भी पार्टनर की अथॉरिटी को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है इम्प्लाइड अथॉरिटी को बाय एन एक्सप्रेस अग्रीमेंट, अगर इस रिस्ट्रिक्शन के बारे में बाहर वाला थर्ड पार्टी जो फर्म के साथ डील कर रहा है उसको नहीं पता है तो एक्टिविटी के लिए फर्म लायबल होगा। क्योंकि भाई पार्टनर अपनी अथॉरिटी को नांगा है, पार्टनर तो फर्म का है ना, अगर बाहर वाले को पता ही नहीं है, उसके पास अथॉरिटी नहीं थी, तो बाहर वाला क्यों रिस्पॉन्सिबल होगा? फर्म रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन अगर बाहर वाले को यह बात पता है,
उसके बावजूद वो गधा आदमी ये काम करता है, तो उस केस में तो फिर भैया कोई नहीं बचा सकता आपको। उस केस में तो वो पर्टिकुलर पार्टनर ही लायबल होगा, फर्म लायबल नहीं होगा। फिर आता है सेक्शन 21। ये सेक्शन 21 13 के ई का उल्टा है। 21 में पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। पार्टनर बोलता है कि अगर मैंने कोई भी खर्चा पार्टनरशिप फर्म की बिजनेस एक्टिविटी में रह के किया है तो उसके लिए आप मुझे पूरा पैसा ला के दोगे, मतलब यू विल कंपेंसेट फॉर ऑल द इमरजेंसी एक्सपेंसेस विच हैव बीन इंकर्ड बाय मी। ठीक है, 22 तो पहले ही कर लिया। 23 इफेक्ट ऑफ एडमिशन। सर, जिस दिन से एक पार्टनर एडमिट होता है पार्टनरशिप फर्म में, उसकी म्यूचुअल एजेंसी हो जाती है। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ द फर्म फ्रॉम दिस डेट ऑफ एडमिशन। इसको 31 के साथ रिलेट करते हैं। कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर चाहिए आपको एडमिट करने के लिए। क्या आप पास्ट एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बेयर कर सकते हो? अगर आप एक 3 पार्टी अग्रीमेंट कर लो, पास्ट पार्टीज के साथ, फर्म के साथ और आप 3 लोग मिलके, कि आप प्रीवियस एक्टिविटीज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगे, तब आपके अराइवल के पहले भी जो एक्टिविटीज हुई हैं उनके लिए भी आप रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे। ठीक है, पर कोई गधा ऐसा करेगा ही क्यों? तो 24, 25, 26 हो गया। 27 है ना, 25, 26, 27, 27 ये मिस एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। अगर आपको अथॉरिटी दी गई है पार्टनरशिप फर्म द्वारा कि आप फर्म के लिए कोई प्रॉपर्टी या मनी को अक्वायर करो, भले ही आपके पास वो उसका पोजेशन आए ना आए, बट आपको अथॉरिटी दी गई है, और आप उस पैसे को मिस अप्रोप्रिएट कर देते हो फर्म के नाम पर लेके, या आप सारे पार्टनर मिलके मिस अप्रोप्रिएट कर देते हो, फर्म ही रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन अगर फर्म ने आपको कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं दी थी और फिर भी आपने फर्म के नाम पर लेंडिंग कर ली, तो आप रिस्पॉन्सिबल होगे इंडिविजुअल लेवल पर, क्योंकि आपने अथॉरिटी के बाहर जाके एक्टिविटी की है। सही भी है, अथॉरिटी के बाहर जाके करोगे तो पार्टनर सरदर्द क्यों बेयर करेगा? तुम करो, अथॉरिटी के बाहर की एक्टिविटी कर रहे हो तो। सेम तो एजेंसी में भी है। ठीक है, तो उसमें पर्सनल लाइबिलिटी हो जाएगी। फिर 28 हो गया था। 29 ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। आप क्या पार्टनरशिप फर्म में अपना इंटरेस्ट दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हो? द पार्टनरशिप फर्म में आप अपना इंटरेस्ट जो प्रॉफिट शेयर है वो दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हो, बट आपके लिए उसके लिए चाहिए कंसेंट ऑफ ऑल। अगर कंसेंट नहीं मिलेगा तो नहीं कर सकते। वो भी जो ट्रांसफर ही आएगा वो फर्म में क्या ही कर सकता है? कुछ ही नहीं कर सकता। वो फर्म में ना तो प्रॉफिट शेयर, खाली प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेगा, ना तो बिजनेस में पार्टिसिपेट करेगा, ना तो कुछ कर पाएगा, सिर्फ बैठ के देखेगा। लेकिन जिस दिन फर्म बंद होगा या वो जो ट्रांसफरर है वो फर्म छोड़ के जाएगा, उस दिन अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए वो पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट केस भी कर सकता है और अपना शेयर कैलकुलेट करने के लिए बुक्स भी चेक कर सकता है। 30 माइनर। सर, एक माइनर जिस दिन पार्टनरशिप फर्म से माइनर में एडमिट किया जा सकता है बेनिफिट्स के लिए, हाँ, बट पार्टनर बन सकता है नहीं। बुक्स को चेक करेगा, हाँ, बिजनेस में पार्टिसिपेट करेगा, यस, लेकिन पार्टनरशिप फर्म में रह के पार्टनर्स को सू नहीं कर सकता। वो पार्टनरशिप फर्म में रह के पार्टनर को सू तभी कर पाएगा जब वो फर्म को छोड़ दे। जैसे ही वो मेजर बनेगा उसको 6 महीने का पीरियड मिलेगा। इस 6 महीने के पीरियड में वो माइनर ही है। उसको ये डिसाइड करना है वेदर ही वांट्स टू बिकम अ मेजर पार्टनर और नॉट। अगर वो साइलेंट रह जाता है, ही ऑटोमेटिकली बिकम्स अ मेजर पार्टनर। माइनॉरिटी में क्या लाइबिलिटी है? कुछ नहीं, बुरा से बुरा क्या, आपका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो चला जाएगा। आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, फर्म इंसॉल्वेंट हो गया, आपका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट आपको मिलता था वो गया, क्योंकि फर्म ही खत्म हो गया। आप क्या पर्सनली लायबल हो? नहीं, क्योंकि माइनर तो इंसॉल्वेंट हो ही नहीं सकता। अब मान लो मेजर बन गया और आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है, हम मेजर हो गए और आई वॉन्ट टू बी अ पार्टनर, तो आप जिस दिन से माइनॉरिटी में पार्टनरशिप में आए थे उस दिन से लेके आज तक की सारी एक्टिविटी के लिए लायबल हो जाओगे। ये ना वो जो था ना रैटिफिकेशन, ये उसका उल्टा है, क्योंकि रैटिफिकेशन में माइनर्स अग्रीमेंट रैटिफाई नहीं होता था ना, यहां रैटिफाई हो रहा है, यहां रैटिफाई हो रहा है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। ओके, उसके बाद 30 हो गया। अब लाइबिलिटी, अगर आप छोड़ के चले जाते हो तो क्या होगा? ठीक है, अगर आप छोड़ के चले जाते हो तो आप माइनर की कैपेसिटी में ही छोड़ के गए, अब आप बाकी पार्टनर्स पर केस कर सकते हो अपना हिस्सा रिकवर करने के लिए। 31 हो गया। 32 पे आते हैं, रिटायरमेंट। सिर्फ पार्टनरशिप फर्म से आप रिटायर कर सकते हो विद कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। नोटिस दे के आप छोड़ के जा सकते हो। पब्लिक नोटिस देना कंपलसरी है, बिना पब्लिक नोटिस के रिटायरमेंट वैलिड नहीं होती। रिटायरमेंट पर अगर आपको सेटलमेंट ऑफ क्लेम नहीं हो रहा तो सेक्शन 37 मिलता है, जिसमें आप फ्यूचर प्रॉफिट्स को शेयर कर सकते हो सेम रेशियो में, या वो पूरे पैसे को आप लोन मान सकते हो 6% पर। वो 37 रिटायरमेंट पर भी है, एक्सपल्शन पर भी है, डेथ पर भी है, इंसॉल्वेंसी पर भी है, चारों ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कोई दूसरा पार्टनर आपका हिस्सा बाय कर ले, मतलब फर्म आपको 20 लाख नहीं दे पा रहा जो आपका हिस्सा बन रहा है, लेकिन पार्टनर दे दे, तो फिर जो आपका सैक्रिफाइसिंग है वो उसका गेनिंग हो जाएगा, जैसे अकाउंट्स में करते हो आप, गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओके,
अब अगर जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, क्या वो पास्ट एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? हाँ सर, पास्ट एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बिल्कुल। अब जो पास्ट एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको भी हटाया जा सकता है क्या? हाँ, फिर से 3 पार्टी अग्रीमेंट, जैसे एडमिशन को लाया जा सकता है, रिटायरमेंट को हटाया जा सकता है। थर्ड पार्टी, पार्टनर और वो और बाकी पार्टनर्स अगर अग्रीमेंट कर ले तो वो पास्ट एक्टिविटी से भी बेचारा, मतलब रिटायरिंग पार्टनर, अपने आप को डिस्चार्ज करवा सकता है। ये हुआ सर 32। 33, क्या सर पार्टनर को एक्सपेल किया जा सकता है पार्टनरशिप फर्म से? बिल्कुल सर, अंडर सेक्शन 33 जेम के द्वारा। जी, गुड फेथ में। ई, एक्सप्रेस नोटिस। एम, बाय मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर, पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर को एक्सपेल किया जा सकता है। ओके, पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर को एक्सपेल किया जा सकता है। अब बात ऐसी आती है कि ये तो ठीक है, ये तो हो गया, एक्सपेल तो कर दिया, तो क्या सर इसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलता है? हाँ, दैट इज कॉल्ड टेस्ट ऑफ गुड फेथ। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलता है, आपको रीजनिंग दिखानी होती है इसको क्यों हटा रहे हैं, और एक नोटिस देना पड़ता है, उसके बाद ही इसका एग्जिट वैलिड होता है, वरना एग्जिट वैलिड नहीं होता है। फिर आता है सर सेक्शन 34 इंसॉल्वेंसी। देखो, इंसॉल्वेंसी और डेथ पर अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाता है, ठीक है, फर्म ही बंद हो जाता है, क्योंकि इंसॉल्वेंसी होते ही आपका एस्टेट जो है वो फ्यूचर एक्टिविटीज के लिए लायबल नहीं है, पास्ट एक्टिविटीज के लिए लायबल रहता है, एंड यू स्टॉप टू बिकम द पार्टनर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, एंड द फर्म इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्ड। अगर डीड साइलेंट है तो कंटिन्यू नहीं कर पाएगा फर्म, ठीक है। डेथ के केस में भी पब्लिक नोटिस नहीं चाहिए होता, क्योंकि अगर आप मर गए हो तो वो जो थर्ड पार्टी है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वो ना डेथ सर्टिफिकेट बना रहा है, सो इट इज़ ऑन गवर्नमेंट पेपर ऑलरेडी दैट यू आर डेड, ठीक है, तो अलग से पब्लिक नोटिस की ज़रूरत नहीं पड़ती वहाँ पर। दैट इज़ इनफ फॉर पब्लिक नोटिस कि आप टपक गए, ठीक है। और डेथ के बाद की एक्टिविटी के लिए लायबल नहीं हो आप, उसके पहले के लिए आपका एस्टेट लायबल है, वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हिसाब किताब करने आएगा 37 में आपके साथ। उसके बाद 36 में है कि क्या रिटायरिंग पार्टनर कंपीटिंग बिजनेस कर सकता है? हाँ सर, लेकिन वो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को सॉलिसिट नहीं कर सकता, फर्म का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकता, और रिप्रेजेंट नहीं कर सकता दैट ही इज अ पार्टनर, मतलब SRN नहीं कर सकता, सॉलिसिट, रिप्रेजेंट और नेम ऑफ द फर्म यूज नहीं कर सकता। यूनिट 2 भी खत्म। अब आई यूनिट 3 में, ठीक है। अच्छा, यूनिट 2 में और एक चीज़ है, कंटिन्यूइंग गारंटी। सर अगर पार्टनर्स ने मिलकर एक कंटिन्यूइंग गारंटी दी है, मतलब एक थर्ड पार्टी को पार्टनर ने एक पहली पार्टी के लिए गारंटी दी है, जो आप गारंटी कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते हो। अब अगर एक पार्टनर की डेथ हुई या रिटायर हो गया तो गारंटी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है, बट गारंटी कंटिन्यू भी हो सकती है अगर डीड में कुछ और लिखा है, बट अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस कंटिन्यूइंग गारंटी खत्म हो जाती है। अब आता है यूनिट नंबर 3। तो यूनिट नंबर 3 में सबसे पहले आता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, सॉरी, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। क्या रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कंपलसरी है? द आंसर इज नो। बट क्या हम रजिस्टर करवा सकते हैं? हाँ सर, रजिस्ट्रेशन के लिए आप डीड और 2 पार्टनर्स के सिग्नेचर के साथ उनका नाम, पता, एड्रेस रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास सबमिट करो। नेम में रॉयल, किंग, क्राउन ये सब मत लिखना, सबमिट करो, आपको वो रजिस्टर कर देगा, और आपको उस दिन के बाद से अपने नाम के पीछे रजिस्टर्ड लगाना पड़ेगा। सबसे बढ़िया बात क्या है कि अगर आप अनरजिस्टर्ड हो तो पार्टनर्स बाहर वाले पर केस नहीं कर सकता, पार्टनर्स आपस में केस नहीं कर सकते, 100 रुपए तक कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। पार्टनर्स आपस में म्यूचुअल सेटलमेंट नहीं कर सकते, बाहर वाले के साथ भी सेट ऑफ नहीं कर सकते, 100 रुपए तक कर सकते हैं, लेकिन बाहर वाला आप पर केस कर सकता है, ठीक है। अब बात ऐसी है कि अगर किसी फर्म ने आपके साथ कुछ गड़बड़ किया, किसी आदमी ने किया, अब आप केस तो कर नहीं सकते, आप अनरजिस्टर्ड हो, तो एक लूप होल है कि आप सेक्शन 58 में रजिस्ट्रेशन ले लो और रजिस्ट्रेशन लेने के बाद केस कर दो, तो वो अलाउड है। मतलब ये नहीं चेक किया जाता है कि किस टाइम पर रजिस्टर कर रहे हो, केस करते टाइम आप रजिस्टर्ड होने चाहिए, बस इतनी सी बात है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे राइट है जो रजिस्ट्रेशन से जिनको फर्क नहीं पड़ता, जैसे 100 रुपए तक का केस किया जा सकता है, थर्ड पार्टी आप पर केस कर सकता है, एक बार फर्म डिसॉल्व हो गया तो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स के लिए पार्टनर्स केस कर सकते हैं, एक बार एक फर्म का पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो उसका ऑफिशियल असाइनी केस कर सकता है अगर वो लोग उसका अकाउंट सेटल नहीं कर रहे हैं ऑफिशियल असाइनी को, मतलब पार्टनर का पैसा उसको दे ना रहे हो तो। और एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी केस कर सकता है अगर उसके जो पार्टनर की डेथ हुई है उसका हिस्सा उसको नहीं दिया जा रहा, तो मतलब उसके पापा का या जो भी रिलेटिव का वो LR है, ओके। अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सर पहली बात तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप आपने कर लिया, आप फर्म पर आते हैं। फर्म कैसे डिसॉल्व होता है? एक तो है सर कि सारे पार्टनर म्यूचुअल कंसेंट से डिसॉल्व कर दें, दैट इज 40।
दूसरा 41 क्या है कि कंपलसरी डिसोल्यूशन हो जाए। कंपलसरी डिसोल्यूशन तब होता है जब आपका बिजनेस अनलॉफुल हो जाता है। अगर एक से ज़्यादा बिजनेस आप कर रहे हो तो कोई एक भी बिजनेस अगर अनलॉफुल हो गया और वो लोग अलग अलग कर सकते हो आप, तो जो लॉफुल वाला है तो कंटिन्यू कर लो। अगर अलग अलग नहीं कर पा रहे तो भैया जो लॉफुल वाला है वो भी बंद हो जाएगा अनलॉफुल के चक्कर में। एक गंदी मछली पूरे तालाब गंदा कर देती है। या अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया और डीड साइलेंट है तो भी कंपलसरी डिसोल्यूशन होगा। फिर आता है कंटिंजेंसी। कंटिंजेंसी कैसे? जैसे कि फिक्स पीरियड ओवर हो गया तो बंद करना पड़ेगा। स्पेशल पर्पस था, पर्पस खत्म हो गया, बंद करना पड़ेगा। सारे पार्टनर एक को छोड़ के मर गए, सारे पार्टनर एक को छोड़ के इंसॉल्वेंट हो गए तो बंद करना पड़ जाएगा। या अगर आपने पार्टनरशिप एट विल बनाया है और उसमें किसी एक पार्टनर ने नोटिस दे दी तो फॉर्म बंद करना पड़ेगा। अब आता है 44, किस केस में कोर्ट आपका फॉर्म बंद कर सकता है। तो अगर एक पार्टनर परमानेंटली इंसेन हो जाए बियॉन्ड रिपेयर और वो एक्टिव पार्टनर हो, या एक पार्टनर परमानेंटली इनकेपेबल हो जाए बियॉन्ड रिकवरी और वो एक्टिव पार्टनर हो, तो ऐसे केस में बाकी पार्टनर्स फर्म को डिसॉल्व करने के लिए जा सकते हैं। या अगर कोई आदमी परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट कर रहा है, बार बार पैसा चोरी कर रहा है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ठीक से नहीं बना रहा, या मिसकंडक्ट कर रहा है जिसकी वजह से फर्म को बैड रेप्यूट आ रहा है, उल्टा सीधा न्यूज़ चैनल में जाके रूलिंग पार्टी को उल्टा सीधा बोल के आ गया, अब उसके लोग पत्थर उत्थर लेके ऑफिस के बाहर खड़े, या ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट कर दिया बिना कंसेंट के, या परपेचुअल लॉसेस हो रहे हैं और हमें दिख ही नहीं रहा कि कहीं पर प्रॉफिट होना है, तो भी कोर्ट को अपील कर सकते हैं। या कभी कोर्ट को खुद से लगे कि फर्म के बीच में डेडलॉक है या सबस्ट्रेटम खत्म हो गया, मतलब जो सब्सटेंस है बिजनेस करने का वही खत्म हो चुका है, जिस बेसिस पर बिजनेस बना है वो खत्म हो गया, ठीक है, या पार्टनर्स आपस में टॉकिंग टर्म्स में नहीं है, या गैम्बलिंग कर रहा है ये फर्म, तो कोर्ट भी डायरेक्ट आपको बंद कर सकता है। अगर आप डिसोल्यूशन खुद से कर रहे हो तो आपको पब्लिक नोटिस देना जरूरी है। अगर आपने बिना पब्लिक नोटिस दिए डिसोल्यूशन किया तो इट विल नॉट बी रिगार्डेड एज अ डिसोल्यूशन, और जो पार्टनर्स एक्टिव वाले हैं वो अभी भी लायबल होंगे। स्लीपिंग वाला तो होगा नहीं, इंसॉल्वेंट और डेथ वाला होगा नहीं। स्लीपिंग वाले को तो पब्लिक नोटिस भी नहीं देना पड़ता जाने के लिए, एक्टिव वाले को खाली देना पड़ता है। 46 ये बताता है कि एक बार पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो गया तो अब एसेट्स बेच के लायबिलिटी चुकाई जाएगी, सरप्लस बांट लिया जाएगा। 47 ये बताता है कि पार्टनर्स की कंटिन्यूइंग अथॉरिटी है इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करना, एसेट बेच के लायबिलिटी चुकाना और सरप्लस को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सब करना पड़ेगा इवन आफ्टर डिसॉल्व होने के। फिर आता है सर सेक्शन नंबर 48 जो बताता है सेटलमेंट। अब आपका अक्यूमुलेटेड लॉस है और किसी पार्टनर का कैपिटल डेफिशिएंसी में, मतलब डेबिट बैलेंस है, तो वो सब पैसा लाओ और अक्यूमुलेटेड लॉसेस को अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से पेमेंट करेंगे। अगर हो गया तो ठीक, वरना पार्टनर्स के कैपिटल को यूज करेंगे। वो भी पूरा यूज हो गया, बहुत भयंकर लॉस है, तो अब पार्टनर्स को कैश लेके आना पड़ेगा। अरे जो सर पार्टनरशिप में कराते हैं। ये तो हो गया। एसेट बेच के पहले चुकाएंगे आउटसाइडर लायबिलिटी, फिर चुकाएंगे पार्टनर का लोन, फिर उसके बाद पार्टनर का कैपिटल, और कुछ बच गया तो पार्टनर शेयर कर लेंगे। लास्ट सेक्शन जो 49 है वो ये है कि पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी है, पार्टनर की प्रॉपर्टी पार्टनर की प्रॉपर्टी है। पहले फर्म की प्रॉपर्टी से फर्म की लायबिलिटी पे होगी, पार्टनर की प्रॉपर्टी से पार्टनर की पर्सनल लायबिलिटी पे होगी। मान लो उसका कोई होम लोन है, कार लोन है कुछ, अगर यहां पर कुछ बच गया पार्टनर के पास तो वो फर्म को दे देगा फर्म की लायबिलिटी सेट ऑफ करने के लिए। विद इन 25 मिनट्स पार्टनरशिप एक्ट डन।